गरीब अनाथ की दिवाली। ये कहानी है अनाथ भाई बहन मुकेश और पूजा की। उन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। माता पिता की मौत के बाद दोनों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी भी दिवाली रोशन होगी। भूख और गरीबी से जूझ रहे दोनों भाई बहन दिवाली का त्योहार किस तरह से मनाते हैं, आइए देखते हैं। मुकेश और पूजा दो छोटे छोटे भाई बहन थे। दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। एक बार मुकेश और पूजा अपने माता पिता के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। तभी रास्ते में उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और मुकेश और पूजा के माता पिता की उस हादसे में जान चली गई। तब से मुकेश और पूजा अनाथ हो गए। वे दोनों केदारनाथ मंदिर के पास रहने लगे और वहां आने वाले भक्तों से भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे। रात में दोनों मंदिर के बाहर जमीन पर सो जाते। दीदी, आज तो मुझे भीख में 40 रुपए मिले हैं। तुम्हें कितने पैसे मिले हैं दीदी? आज मुझे पूरे 50 रुपए मिले हैं। आज तो हम लोग भरपेट खाना खाएंगे। दीदी, क्या हम एक कंबल और एक चादर नहीं खरीद सकते? रात में सोते समय मुझे बहुत ठंड लगती है। ठंड के कारण मुझे नींद ठीक से नहीं आ पाती। मुकेश, हम दोनों के पास जितने पैसे हैं उतने में हमारा 2 वक्त का खाना ही हो सकता है। कल देखेंगे, अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो हम एक कंबल खरीद लेंगे। दीदी, आज तुम्हें कितने पैसे मिले? मुकेश, आज मुझे पूरे 150 रुपए मिले हैं। आज मंदिर में दर्शन करने के लिए ज्यादा लोग आए थे ना, इसलिए आज ज्यादा कमाई हुई है। हाँ दीदी, मुझे भी आज ज्यादा पैसे मिले हैं। आज हम कंबल खरीद लेंगे ना? मुकेश, क्यों ना हम इन पैसों से शहर चलें। वहां इतनी ठंड भी नहीं होगी और शायद वहां हमें कुछ काम भी मिल जाएगा। आखिर हम कब तक भीख मांगकर अपना गुजारा करेंगे। ठीक है दीदी, इतने पैसों में बस का किराया हो जाएगा। शाम को मुकेश और पूजा बस में बैठकर शहर आ जाते हैं। बस स्टैंड के पास दोनों एक ढाबे में खाना खाते हैं और वहीं सड़क के किनारे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह दोनों काम की तलाश में निकलते हैं। चलते चलते उन्हें एक मंदिर दिखाई पड़ता है। दीदी, क्यों ना हम मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगे? हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे बहुत भूख भी लगी है। ठीक है, आज हम यहाँ बैठकर भीख मांग लेते हैं। जब कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो हम काम की तलाश करेंगे। दोनों भाई बहन मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन सुबह मंदिर में भीड़ कम थी और मंदिर के पुजारी जी की उन पर नजर पड़ी। हटो हटो, यहां से भागो तुम लोग। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं, भिखमंगे कहीं के। मंदिर को भिखारियों का अड्डा बना देंगे ये लोग। पुजारी के इस व्यवहार से मुकेश और पूजा बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दिन में जब भक्तों की भीड़ ज्यादा हो गई और पुजारी पूजा में व्यस्त हो गया, और तब पूजा और मुकेश पुजारी की नजर बचाकर लोगों से भीख मांगने लगे। उस दिन जब थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए, तब शाम को दोनों ने एक ढाबे में खाना खाया और वहीं सड़क पर सो गए। ढाबे के चूल्हे से आने वाली गर्माहट के कारण उन्हें वहां अच्छी नींद आती थी। लेकिन शायद किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। रात को जब ढाबा बंद होने लगा, तब ढाबे का मालिक उन्हें लात मार मार कर जगाने लगा। उठो उठो तुम दोनों, यहाँ आराम से सो रहे हो? है मेरे ढाबे की जगह सोने के लिए नहीं है। जाओ कहीं और जाकर सो। दोनों भाई बहन वहां से उठकर चलने लगते हैं और सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों की नींद खुलती है तो दोनों ने देखा कि उनके बगल में कचरे का बड़ा सा डब्बा रखा हुआ है और उसमें से एक आदमी कुछ ढूंढ रहा था। पिंकी उस आदमी से पूछती है, अंकल, आप कचरे के डिब्बे में क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कबाड़ ढूंढ रहा हूँ। कबाड़ का आप क्या करोगे? कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेच दूंगा, वो उसके बदले में मुझे पैसे देगा। मुकेश, क्यों ना हम भी कचरे में से कबाड़ ढूंढें और उसे कबाड़ी वाले को बेच दें? अच्छा आइडिया है दीदी। दोनों भाई बहन भी एक एक बोरा लेकर कचरे में से कबाड़ ढूंढने लगते हैं। लेकिन उस कचरे के डब्बे में से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। दोनों बच्चे शहर में घूम घूम कर कचरे के ढेर से कबाड़ ढूंढने लगते हैं। उस दिन दोनों ने देखा कि जगह जगह दुकानें और ठेले लगाए जा रहे थे और उन पर पटाखे और सजावट के सामान बेचे जा रहे थे। दीदी, लगता है दिवाली आने वाली है। हाँ मुकेश, पिछली बार दिवाली में पापा मम्मी हमारे साथ थे और हमने खूब पटाखे चलाए थे और खूब धमाल मचाया था।
नए कपड़े पहने थे और ढेर सारी मिठाइयां भी खाई थी। अब हमें कौन पटाखे दिलाएगा दीदी? हमारे पास तो पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं है और ना ही खाने के लिए मिठाई। मुकेश, अब तो हमें 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। मिठाई तो दूर की बात है भाई। अपने माता पिता के साथ बिताई हुई दिवाली के बारे में याद करके पूजा और मुकेश बहुत दुखी हो जाते हैं। वे लोगों को जब पटाखे और नए कपड़े खरीदते हुए देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती थी, लेकिन दोनों को पता था कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वे भी दिवाली का त्योहार मना सके। बस पिछली बातों को याद करके खुश हो सकते हैं। पुरानी बातों को भूल जा मुकेश और कचरे में कबाड़ ढूंढ, नहीं तो हमें आज रात खाना भी नसीब नहीं होगा। पूजा और मुकेश घूम घूम कर कचरे के ढेर में से कबाड़ ढूंढने लगे। ऐसे ही दिन बीत गए और दिवाली का दिन भी आ गया। उस दिन मुकेश बहुत उदास था। क्या बात है मुकेश, तू परेशान क्यों है? दीदी, आज मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं है। आज तो दिवाली है ना। देख मुकेश, दिवाली पैसे वालों की होती है, हमारी कैसी दिवाली। चल जल्दी से काम पर चलते हैं। पूजा मुकेश को जबरदस्ती काम पर लेकर जाती है। मुकेश का काम में मन तो लग नहीं रहा था। पूजा के सामने वो कचरे में से कबाड़ ढूंढने का नाटक करने लगा। तभी कचरे में से उसे एक टेडी बियर खिलौना मिला। वो उस खिलौने से खेलने लगा। मुकेश, तू क्या कर रहा है? दीदी देखो, मुझे कचरे के ढेर में खिलौना मिला है। इसमें से टिक टिक की आवाज भी आ रही है। ये शायद चाबी से चलता होगा, लेकिन इसमें चाबी कहाँ है? मुकेश उस खिलौने में चाबी ढूंढने लगा। तो इस खिलौने से खेल, मैं आगे जा रही हूं कचरे में कबाड़ ढूंढने। मुकेश उस खिलौने को लेकर पूजा के पीछे पीछे चलने लगा। पूजा दूसरी जगह जाकर कचरे में कबाड़ ढूंढने लगी। तभी अचानक पूजा को वहां भी कचरे के ढेर से वैसा ही खिलौना मिला और उसमें से भी टिक टिक की आवाज आ रही थी। मुकेश देख, मुझे भी ठीक वैसा ही खिलौना मिला है। लेकिन ये क्या? पूजा जहां जहां भी कचरे के ढेर से कबाड़ चुनने गई, उसे सब जगहों पर वही खिलौने मिले। देखते ही देखते उन दोनों भाई बहन के पास एक जैसे बहुत से खिलौने इकट्ठे हो गए। सभी खिलौनों में से टिक टिक की आवाज आ रही थी। आज तो कबाड़ी वाला इन खिलौनों के बहुत पैसे देगा। पूजा और मुकेश सारे खिलौने लेकर कबाड़ी वाले के पास जाते हैं। वहां उन्होंने देखा कि पुलिस की गाड़ी लगी हुई है और पुलिस अंकल कबाड़ी वाले से कुछ पूछताछ कर रहे थे। कौन हो तुम दोनों? और तुम दोनों के हाथ में ये क्या है? साहब, हम दोनों भाई बहन हैं। हम दोनों कचरे के ढेर से कबाड़ चुनते हैं। आज हमें कई जगह से कचरे के ढेर से एक जैसे ही कई खिलौने मिले हैं। उसे हम कबाड़ी वाले अंकल को बेचेंगे। अच्छा, जरा दिखाओ कैसे खिलौने हैं। पूजा और मुकेश दोनों पुलिस वाले को सारे खिलौने दे देते हैं। उन खिलौनों को देखते ही पुलिस वाला सब समझ गया। उसने जल्दी से किसी को फोन किया और उन खिलौनों में लगे बम को डिफ्यूज करने के लिए पुलिस की टीम बुलाई। थोड़ी देर में पुलिस की टीम वहां आ गई और काफी मेहनत मशक्कत के बाद उन सभी खिलौनों में लगे बमों को डिफ्यूज किया गया। उसके बाद पुलिस अधिकारी ने पूजा की और मुकेश से कहा, मेरा नाम विकास है, मैं इस शहर का पुलिस कमिश्नर हूं। तुम दोनों ने आज पूरे शहर को धमाकों से बचा लिया। आतंकियों ने दिवाली वाले दिन पूरे शहर में बम धमाकों से दहलाने की धमकी दी थी। तुम दोनों ने अगर ये बम सही समय पर नहीं ढूंढा होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। कौन हो तुम दोनों? और तुम्हारे माता पिता कहां हैं? सरकार की तरफ से तुम दोनों को इनाम दिया जाएगा। साहब, हम दोनों अनाथ हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतना कहकर पूजा रोने लगी और उस पुलिस कमिश्नर विकास को सारी बात बताती है। रो मत, आज से तुम दोनों अनाथ नहीं हो। मैं तुम दोनों को अपनाऊंगा। तुम्हारे जैसे होनहार और बहादुर बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छी जिंदगी मिलनी ही चाहिए। बहादुर बच्चों की लिस्ट में तुम लोगों का नाम दर्ज किया जाएगा और मैं राष्ट्रपति जी से सिफारिश करके 26 जनवरी के दिन तुम दोनों को इनाम भी दिलवाऊंगा। पुलिस कमिश्नर विकास पूजा और मुकेश को कानूनी रूप से गोद ले लेता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। मधु, देखो आज मैं किसे लेके आया हूं। ये दोनों कौन है जी? बहुत प्यारे बच्चे हैं। ये दोनों बहुत बहादुर बच्चे हैं। बेचारे अनाथ हैं, लेकिन इन दोनों के कारण ही आज शहर में बम धमाके होने से बच गए और इस शहर के लोग बाल बाल बच गए।
विकास मधु को सारी बात बताता है। आज से ये दोनों यहीं रहेंगे हमारे साथ। आज मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं है कि उन्होंने हमें औलाद नहीं दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इनके लिए अभी नए कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। पूजा और मुकेश, तब तक तुम दोनों बाथरूम में जाकर नहा लो, फिर नए कपड़े पहनकर हमारे साथ दिवाली की पूजा करना। पूजा और मुकेश नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं और दिवाली की पूजा करते हैं। पूजा के बाद जब मधु ने प्रसाद देने लगती है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे क्या बात है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? हमें अपने मम्मी पापा की याद आ गई। अगर हमारे मम्मी पापा आज जिंदा होते तो हम उनके साथ ऐसे ही दिवाली की पूजा करते। आज से हम दोनों ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। अब जल्दी से घर के बाहर चलो, ढेर सारे पटाखे भी तो चलाने हैं और उसके बाद गर्मा गर्म पूरी और खीर भी खानी है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और घर के बाहर जाकर विकास और मधु के साथ पटाखे चलाने लगते हैं। अरे ये रॉकेट कौन चलाएगा? रॉकेट देखकर मुकेश उछल पड़ता है। इसे मैं चलाऊंगा। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। पूजा और मुकेश की दिवाली रोशन हो गई थी। दोनों ने दिवाली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया और खूब मिठाइयाँ खाईं। दोनों भाई बहन अब स्कूल जाने लगे थे और जैसा कि विकास ने कहा था, दोनों बच्चों को 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति जी ने बहादुरी का सम्मान भी दिया। सांवली लड़की साक्षी से शादी करके राकेश अपने छोटे से घर में चला आता है। राकेश के परिवार में उसके बूढ़े माता पिता थे। राकेश के पिता काफी लंबे समय से बीमार थे। वो अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे। पिता की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ही राकेश ने ना चाहकर भी सांवली लड़की साक्षी से शादी कर ली थी। शादी की पहली रात साक्षी दुल्हन के रूप में अपने कमरे में बैठी हुई थी। राकेश कितने अच्छे इंसान है ना, मुझे कितने रिश्ते आए, पर हर किसी ने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे शादी करने से मना कर दिया। पर एक ही नजर में देखकर राकेश मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। सच में राकेश बहुत अच्छे हैं। उतने में राकेश कमरे में आता है और आते ही वो साक्षी को बेरहमी से पीटने लगता है। आह जी, ये क्या कर रहे हो? मुझे क्यों मार रहे हो आप? काली कलूटी, तुझे कमरे में ये धूल दिखाई नहीं दे रही है? हैं? इससे साफ कौन तेरा बाप करेगा? आकर चल कमरे की सफाई कर। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। साक्षी झाड़ू लेती है और पूरे कमरे की सफाई करने लगती है। थोड़े समय बाद साक्षी पूरे कमरे की सफाई कर देती है और राकेश के पास आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी राकेश फिर से साक्षी को मारने लगता है। यहाँ की बैठी है, चल नीचे फर्श पर बैठ। तू क्या सच में अपने आप को मेरी पत्नी समझने लगी है क्या? हैं? जी, इसमें समझना क्या है, मैं तो आपकी पत्नी ही हूँ ना, हमारी शादी हुई है। अरे तुझ जैसी बदसूरत को तो कोई अपनी नौकरानी भी न बनाए। मैंने शादी केवल अपने माता पिता के कहने पर की है, समझी? चल नीचे फर्श पर सो। राकेश की बात सुनकर साक्षी रोने लगती है। अगले दिन सवेरे साक्षी राकेश के लिए चाय ले आती है। तभी चाय का पहला घूंट लेकर राकेश सारी गर्म चाय साक्षी के मुंह पर फेंक देता है। आह, मेरा चेहरा! राकेश, ये क्या हरकत है? काली कलूटी, ये कैसी चाय बनाई तूने? ये चाय कम और गर्म पानी ज्यादा लग रहा है। क्या तेरी माँ ने तुझे चाय बनाना भी नहीं सिखाया है? इतना कहकर राकेश घर के बाहर चला आता है। इस मनहूस काली से शादी करके तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो चुका है। अब देखती जा साक्षी कि मैं कैसे तुझे अपने जीवन से निकालता हूँ। इधर साक्षी घर में रो रही थी। साक्षी बहू, जा अपने चेहरे पर मलहम लगा ले। इस राकेश को मैं देखता हूँ, अब आने दे उसे रात को घर, उसकी जम के खबर लेता हूँ मैं। राकेश के माता पिता को भी राकेश का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। थोड़े समय बाद साक्षी के चेहरे पर गर्म चाय की वजह से मोटे मोटे छाले आ जाते हैं। रात का समय, तभी राकेश घर आता है। वो अपने कमरे में बैठा था। उतने में साक्षी खाना लेकर राकेश के पास कमरे में आती है। साक्षी के चेहरे पर मोटे मोटे छाले आने से साक्षी का चेहरा और भी ज्यादा बदसूरत लग रहा था। ये देखकर राकेश साक्षी को कमरे से बाहर निकाल देता है। जी क्या हुआ जी, आप क्यों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? मुझसे क्या गलती हुई ऐसी? मैं तुझे पसंद नहीं करता, चल जा, निकल जा मेरे घर से और मेरे जीवन से भी, और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी मत आना यहाँ। राकेश साक्षी का हाथ पकड़ता है और उसे मारते मारते अपने घर से बाहर ले आता है और घर से बाहर धकेल देता है। राकेश, ये क्या कर रहा है? माँ, आप बीच में मत बोलिए। बहू, अब तू घर में आ। राकेश, तू जा अपने कमरे में। पिताजी, आपके कहने पर मैंने इस काली सांवली लड़की से शादी की थी। अब मैं इसके साथ जो करूं, आप बीच में ना बोलिए। मुझे नहीं रहना इस बदसूरत लड़की के साथ। इसे देखकर पूरा गांव मुझ पर हंसेगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ,
मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस घर से मत निकालिए। अरे तुझ जैसी बदसूरत को तो मैं अपने जूते की नोक पर भी ना रखूं। चल निकल यहाँ से, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। इतना कहकर राकेश अपने माता पिता को लेकर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। साक्षी बेचारी रोने लगती है। मेरी बात सुनिए ना राकेश, माँ जी, ससुर जी, मेरी बात सुनिए ना। साक्षी के दर्द भरे आंसू देखकर किसी को भी साक्षी पर दया नहीं आ रही थी। तभी साक्षी रोते रोते अपने मायके अपने छोटे से घर चली जाती है। साक्षी के घर में उसके बूढ़े गरीब माता पिता थे। तभी साक्षी उन्हें रो रो कर सारी बात बताती है। ये सुनकर साक्षी के माता पिता बहुत टूट जाते हैं। ये सब क्या किया दामाद जी ने हमारी बिटिया के साथ? जी चलिए ना, हम दामाद जी से बात करके आते हैं। हाँ चलो दामिनी, हम दामाद जी के कदमों में गिर जाएंगे कि हमारी बिटिया को अपना लीजिए दामाद जी। चलो दामिनी, चलो साक्षी बिटिया। नहीं माँ पिताजी, अब मैं राकेश के पास दोबारा नहीं जाऊंगी। उन्हें मेरी शक्ल से इतनी नफरत हो चुकी है कि वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। जाने दीजिए पिताजी, जब मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ तो अब मैं भी उनके पास नहीं जाऊंगी। अब मैं उन्हें ऐसी बनकर दिखाऊंगी कि वो खुद मेरे पास चल कर आएंगे। उन्हें काले रंग से नफरत है ना, अब मैं उन्हें खूबसूरत बनकर दिखाऊंगी। उसके बाद अगले दिन साक्षी शहर में अपनी सहेली रिया के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रिया का शहर में एक पार्लर था। साक्षी की बातें सुनकर रिया की भी आंखें भर आती हैं। तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ साक्षी, पर तू चिंता मत कर। तेरे पति को तेरी इस काली शक्ल से ही नफरत है ना, इसी की वजह से उसने तुझे अपने जीवन से निकाला है ना। अब देख, मैं तुझे ऐसा गोरा खूबसूरत बना दूंगी कि तेरा पति तुझे पाने को तरस जाएगा। एकदम पटाखा बना दूंगी मैं तुझे। उसके बाद रिया साक्षी का पार्लर में मेकअप करना शुरू कर देती है। उसे महंगी महंगी क्रीम लगाकर, देसी नुस्खे आजमा कर उसके काले सांवले चेहरे को 4 महीने में गोरा कर देती है। साक्षी अब इतनी खूबसूरत हो चुकी थी कि उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर अंधा भी उसे देखने की चाहत रखने है। एक दिन राकेश अपने काम पर जा रहा था। तभी साक्षी मॉडल की तरह कपड़े पहनकर सड़क से पैदल जा रही थी। उसे देखकर गांव के नौजवान लड़के साक्षी के पीछे पीछे जा रहे थे और उसे कमेंट पास करते जा रहे थे। अरे अब तो बस एक ही तमन्ना है, रहना है उसके दिल में। क्या पटाखा यार, एकदम जान लेने वाली अप्सरा है ये तो। अरे ऐसी खूबसूरत अप्सरा मिल जाए तो अपनी तो जिंदगी बन जाए यार। अरे इस पटाखे को तो मैं ही अपना हमसफर बनाऊंगा। सब लड़के इसी तरह अलग अलग कमेंट पास करके साक्षी के पीछे चले जाते हैं। तभी राकेश उन लड़कों को देखता है। राकेश को साक्षी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो साक्षी के पीछे खड़ा था। उसे नहीं पता था कि ये लड़के जिससे पटाखा, खूबसूरत अप्सरा, हसीन दिलरुबा कह रहे हैं, वो असल में उसकी काली सांवली पत्नी साक्षी ही है, जो अब गली मोहल्ले वालों के लिए पटाखा बन चुकी थी। अरे क्या लड़की है यार, पीछे से इतनी सुंदर है तो सामने से कितनी सुंदर होगी। इसी तो अपना बनाना ही पड़ेगा। चलकर देखते हैं आखिर कौन है ये अप्सरा जिसने मेरे दिल को छुआ है। राकेश साक्षी का पीछा करता है और उसका पीछा करते करते उसके घर तक चला जाता है। तभी साक्षी पीछे मुड़कर देखती है तो साक्षी का ये नया रूप देखकर राकेश के होश उड़ जाते हैं। साक्षी? साक्षी अपने घर के अंदर चली जाती है। ये क्या, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये साक्षी इतनी गोरी खूबसूरत मॉडल कैसे बन गई? ये तो काली सावली बदसूरत लड़की थी, फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? तभी राकेश साक्षी के घर में जाता है। अरे साक्षी देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी आ गए आप लेने मुझे। आज कैसे भूले भटके मेरी याद आ गई आपको? साक्षी याद तो हमेशा आती थी तुम्हारी, बस आज रहा नहीं गया तो तुम्हें लेने चला आया। चलो साक्षी अपने घर चलो। दामाद जी, जिस दरवाजे से आप आए हो ना, उसी दरवाजे से आप वापस लौट जाइए। अब ये क्या बोल रहे हो आप ससुर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी। जब पत्नी का रंग काला सांवला था, पत्नी दिखने में बदसूरत थी, तब तो आपको मुझसे इतनी नफरत थी कि आप मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखते थे। फिर आज पत्नी का गोरा रंग देखकर आपको पत्नी याद आ गई। जाइए आप यहाँ से, मैं आपके साथ नहीं आने वाली। जो इंसान इंसान का रंग देखकर उसे अहमियत देता हो, ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है मुझे। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता शहर के एक अमीर लड़के मोहित से करवा दिया है। 2 दिन बाद मेरी शादी है। आप मेरी शादी में आना जरूर, और हाँ, हम दोनों के लंबे रिश्ते के लिए शुभकामनाएं जरूर देकर जाना। अब जाइए यहाँ से। साक्षी ऐसा मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकते आप? पिछले 4 महीने से मैं आपसे दूर हूँ और आप रहे मुझसे दूर। जाइए आप यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे आपको अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकालना होगा। शादी का मतलब ये नहीं कि माता पिता को राजी करने के लिए शादी कर लो और बाद में उस पत्नी को छोड़ दो। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे इस्तेमाल किया और बाद में फेंक दिया। फिर क्या था, राकेश रो रो कर साक्षी से मिन्नतें करने लगा।
उससे माफी मांगने लगा, पर साक्षी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। राकेश रोता रोता घर आता है। इसमें साक्षी का कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही साक्षी की कदर नहीं कर पाया। उसके बाद राकेश जीवन भर अपनी गलती पर रोता रहा और साक्षी मोहित से शादी करके हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। तो कभी कभी हमारे गुस्से में लिए गए फैसले हमें जीवन भर तकलीफ देते हैं और फिर हम जीवन भर के लिए अपनी गलती पर पछताते रहते हैं। इसीलिए जो भी फैसला लो हमेशा सोच समझ कर लो, क्योंकि जब समय निकल जाता है ना तो हमें आंसुओं के सिवा कुछ नहीं मिलता। ओ जी, इधर आवा हो, देखिए गैया ने कितना गोबर किया है, उठा लीजिए, एकदम ताजा ताजा है। वाह वाह, क्या खुशबू है। घर पर इसे लेपेंगे तो घर पूरी तरह शुद्ध और साफ हो जाएगा। मनोरमा अपने पति के साथ गाय का गोबर साफ कर रही होती है, तभी वहाँ गांव का एक आदमी हाथ में फोन लिए भागता हुआ आता है। अरे चाची जी, जरा देखिए तो किसका फोन है। आपके बेटे रोहन का, शहर से है, शहर से। क्या हमार बिटवा शहर से कॉल किया है? दाऊ दाऊ, हमको फोन दाऊ, हम बात करेंगे अपने बिटवा से। माँ, मुझे सुरेश और कमल को बहुत बड़ा काम मिला है, हमें विदेश निकलना होगा। आप कुछ दिन शहर आकर घर संभाल लेती तो बहुत अच्छा होता। हाँ हाँ, काम आया तो माँ याद आ गई। वैसे तो एक फोन नहीं घुमाते तुम तीनों, आज तुम मुझको शहर बुला रहे हो। और वैसे भी हमको शहर की हवा पानी रास नहीं आती, हम यहीं गैया भैंसिया के बीच ठीक है बिटवा। नहीं नहीं माँ, हम वैसे भी तुझे बुलाने वाले थे। तेरी बहुएं अब हमसे संभलती नहीं, ऐसी शहर के रंग में रंगी हैं कि हमारी कुछ नहीं सुनती। तू बस अब आजा। चलो, अब तुम कहिए रहे हो तो चले जाती हूँ। तुम लोग के घर इसी बहाने बहुओं से सेवा कराने का मौका भी मिल जाएगा। अपने बेटों की बात सुनकर मनोरमा अपना बोरिया बिस्तर उठाती है और सीधा शहर के लिए रवाना हो जाती है। दरवाजे पर खड़ी होकर मनोरमा कहती है, हाय राम, कैसन दरवाजा है, कोनो कुंडी ही नहीं है। माँ जी बेल बजाइए, मैडम अंदर ही हैं, खोल देंगी दरवाजा। मनोरमा बेल बजाती है। एक हाथ में पॉपकॉर्न का पैकेट लिए, अपने कानों में हेडफोन पहने मनोरमा की सबसे बड़ी बहू आलिया दरवाजा खोलती है। हु आर यू ओल्ड लेडी, कौन है आप? मैडम, ये आपकी सास गांव से आई हैं। ओह मम्मी जी, हेलो हेलो, कम इन कम इन। ये क्या पहन रखा है तूने बहू? हाय, इतने चुस्त कपड़े, लागत है किसी ने शरीर पर कपड़ा रखकर सिल दिया हो। मम्मी जी, इसे जीन्स कहते हैं, जीन्स, आपको नहीं पता क्या? हमने तो पूरी जिंदगी धोती पहनकर निकाल दी, हमें नहीं पता चुस्त कपड़ों के बारे में। और ये हलो क्या होता है? पैर छूना नहीं सिखाया क्या घर वालों ने? ओ मम्मी जी, आप तो मलाइका की तरह फिटनेस कराने वाली निकली। ये कहकर आलिया झुककर अपने पैर छूने लग जाती है। वैसे ये एक्सरसाइज मैं सुबह करती हूँ मम्मी जी, पर आप कहती हैं तो मैं फिर कर लेती हूँ। हे भगवान, मैंने तो अपने पैरों की बात की थी। कैसी बहू है ये? अब पैर वैर छूना छोड़ और ये बता, बाकी दोनों बहुएं कहाँ हैं? मम्मी जी, वो दोनों ऊपर हैं। तू यहीं बैठ, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, ठीक है, तो तब तक मैं अपनी मूवी कंप्लीट कर लेती हूँ। मनोरमा ऊपर जाती है। वहां वो देखती है तेज म्यूजिक चलाकर योगा मैट पर एक लड़की एक्सरसाइज कर रही है। तो ये है मलाइका, पता नहीं क्या उछल कूद करने में लगी हुई है और इतनी तेज आवाज, मेरे तो कान ही फट जाएंगे। मनोरमा मलाइका को आवाज देती है, बहू बहू, अरे बहू सुन तो जरा। ओह गॉड, ये लोग उफ, रोज ही कोई ना कोई क्लासेस लेने आ जाता है। आंटी जी, वैसे भी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके, क्या करोगे एक्सरसाइज करके? बाय द वे, मैं क्लासेस नहीं देती। फिटनेस इज माय पैशन बिकॉज आई एम मलाइका। अरे रेलगाड़ी, चुप कर, एक कंटाप मारूंगी ना, बड़ी आई उम्र नहीं बची। मैं उम्र ना खत्म कर दूं तेरी, तेरी सास हूं मैं, सास। ओह मम्मी जी, ओह आई एम सो सॉरी, सुरेश ने बताया था आप आने वाली हो। मनोरमा मलाइका से बात कर रही होती है कि कहीं से जलने की बदबू आती है। ओह गॉड, लगता है प्रीति ने आज फिर कुछ जला दिया। प्रीति कौन? आपकी सबसे छोटी बहू मम्मी जी। मनोरमा मलाइका और आलिया भागते हुए किचन में जाते हैं
जहां वो देखते हैं कि प्रीति कुछ नया बनाने की कोशिश कर रही है। मैं हूं मास्टर शेफ एंड दिस इज माय न्यू इनोवेशन। जले हुए खाने के उड़ते धुएं के साथ मनोरमा को अपनी बहुओं से जो आशाएं थी वो भी हवा में उड़ती चली गई। मॉम जी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्को नाइट में जा रही हूँ। आते हुए सुबह हो जाएगी। आप खाना बनाकर खा लीजिएगा, मैं आकर खाऊंगी। हद हो गई, इन बहुओं को अब ठिकाने लगाना ही होगा। आलिया डिस्को के लिए निकल जाती है और सुबह आलिया को उसके फ्रेंड्स घर ड्रॉप करने आते हैं। उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी कि नशे की हालत में चल भी नहीं पा रही थी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। हाय मॉम, गुड मॉर्निंग। ये मेरे फ्रेंड्स हैं। राम 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 राम, बहू तूने शराब पी है और ये लड़के। राम 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 राम, घर की बहू इस तरह रात रात भर घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, और वो भी इस हालत में। तभी वहां अपना जिम का बैग लिए मलाइका आती है। मैं तो जिम चली मम्मी जी, आप ब्रेकफास्ट रेडी रखना। प्रीति से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं। अभी एक घर पहुंची ही थी कि दूसरी निकल गई। ये घर है कि होटल? मनोरमा ये सब देखकर बहुत चिढ़ जाती है और सोचती है, ऐसा क्या करूं कि ये बहुएं सुधर जाएं। तभी वहां प्रीति आती है। मम्मी जी, मैं मास्टर शेफ के ऑडिशन देने जा रही हूँ। मुझे लौटने में 2 दिन भी लग सकते हैं, ओके ना? तू कहीं नहीं जाएगी, बहुत हुआ अब, मुझे भी बाहर जिम जाना है। ये कहकर मनोरमा मलाइका के जिम में पहुंच जाती है, जहां अपनी सास को देखकर मलाइका हक्की बक्की रह जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ कैसे, क्यों? मम्मी जी क्या होता है? कॉल मी मनोरमा। मैं फिटनेस का ख्याल रखने यहाँ आई हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। मनोरमा को साड़ी और इस एज में वेट लिफ्टिंग करता देख सब वीडियो बनाने लगते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। मैम आप तो बहुत फिट हैं। इस तरह वेट लिफ्टिंग करेंगी तो वेट लिफ्टर बन जाएंगी। आपके सामने तो आपकी बहू भी चीनी कम है। जिम से लौटकर मनोरमा अपने घर वापस आती है और किचन में एक डिश बनाती है। मम्मी जी, खाना रेडी है क्या? खाना तो रेडी है, पर यह खाना तुम लोगों के लिए नहीं, मेरे ब्लॉग में पोस्ट करने के लिए है। फिर मैं इसे खा लूंगी। सॉरी गर्ल्स, खाना सिर्फ मैंने अपने लिए ही बनाया था। तुम्हें खाना है तो कुक योरसेल्फ। बाय। मनोरमा अपने बनाए खाने की फोटो लेकर पोस्ट करती है, फिर खुद खाकर सोने चली जाती है। तीनों बहुएं भूखे बैठी बैठी सास के उठने का वेट करती रहती हैं। आज तो मैं जल्दी कमरे से नहीं निकलूंगी। इन बहुओं को अकल आने की बहुत जरूरत है। शाम को मनोरमा उठकर अपने लिए बाहर से स्नैक्स ऑर्डर करती है और तैयार होना शुरू हो जाती है। आप फिर कहीं जा रही हैं क्या मम्मी जी? ओ सॉरी मनोरमा। हाँ, मुझे डिस्को जाना है। स्नैक्स खाकर चली जाऊंगी। तुम लोग खाना बनाकर खाकर सो जाना और मेरी चिंता मत करना, ओके? ये कहकर मनोरमा डिस्को के लिए निकल जाती है और अगली सुबह वापस आती है। ये अब मनोरमा का रोज का रूटीन बन जाता है, जिसे देख तीनों बहुएं बहुत परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करती हैं। मम्मी जी को अचानक से क्या हो गया है? इस एज में डिस्को जाती है। मेरे फ्रेंड्स उन्हें इस एज में देखकर क्या सोचेंगे? मैं तो यही सोच सोच कर टेंशन में थी, पर वहां तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। मेरी फ्रेंड की गुंडों से इज्जत बचाई और सभी की अच्छी दोस्त बन गई। ऊपर से वो सबसे बेस्ट डांस भी करती है। हाउ, कैसे इस एज में किसी के पास इतना टैलेंट हो सकता है? और मेरे जिम में तो सब उनकी एक्सरसाइज के दीवाने हुए बैठे हैं। इस एज में भी क्या कमाल एक्सरसाइज करती हैं। जिसे देखो बस मनोरमा मनोरमा मनोरमा। मुझे कोई पूछता तक नहीं। अरे अब मैं क्या कहूँ? उनके ब्लॉग्स में तो भर भर कर लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। शी इज ऑल राउंडर, वाओ। पर इतना सब आने के बाद भी वो घरेलू औरत की तरह क्यों रहती थी? तभी वहां मनोरमा आकर कहती है, क्योंकि मुझे घर को बांध कर रखना था। बहू, तुम लोगों की तरह घर को होटल नहीं बनाना था। सुबह उठकर खेत में काम करना, तुम्हारे ससुर जी के लिए खाना बनाना, तीनों बेटों को पढ़ाना। बड़ी मेहनत से उन्हें मैंने शहर में पढ़ाया। जब बहुएं आई सोचा अब सुख देखूंगी, पर तुम लोगों को मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। अब लगता है कि बहुओं का सुख मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो जाता है। सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई। अब हम बेस्ट बहू बनकर दिखाएंगे।
सॉरी मम्मी जी, हमसे गलती हो गई। अब हम बेस्ट बहू बनकर दिखाएंगे। रोहन, कमल, सुरेश अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर घर लौटते हैं और बेल बजाते हैं, जहां तीनों बहुएं साड़ी पहने दरवाजा खोलती हैं। तुम तीनों ऐसे? आइए, आप लोग बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। प्रीति ने खाना बनाया है। प्रीति ने? मम्मी जी ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया है। डोंट वरी जी। तीनों बहुओं के इस रूप को देखकर मनोरमा के तीनों बेटे खुशी से फूले नहीं समाते। क्यों कमल, क्यों सुरेश, माँ को यहाँ बुलाना तो सफल हो गया ना? हाँ? अब रोजाना तीनों बहुएं सुबह उठकर मनोरमा के साथ पूजा पाठ करती। फिर एक बहू घर की साफ सफाई करती तो दूसरी खाना बनाती और तीसरी मनोरमा की सेवा में लग जाती। अपनी तीनों बहुओं का ये बदला व्यवहार देखकर मनोरमा बहुत खुश थी और वो अब वापस अपने गांव में चली जाती है।